हेलो बच्चों। आज हम आपके चैप्टर 3 का जो सब टॉपिक है श्रमिकों पर नियंत्रण, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये बेटा देखो, जो भूमध्य सागर था और निकटवर्ती पूर्व का जो इलाका था, निकटवर्ती पूर्व पश्चिमी एशिया को बोला जाता था उस टाइम। इन दोनों क्षेत्रों में ही दास्ता की जो जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा गहरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। दास्ता क्या होता है? स्लेवरी, मतलब गुलाम बनाने की प्रथा। ठीक है। और जो ये गुलाम बनाने की प्रथा थी, इसको बाद तक भी, जब ईसाई धर्म को राज्य धर्म बना लिया गया 4वीं शताब्दी में, उसके बाद भी जो गुलामी की प्रथा थी उसको कोई भी चुनौती नहीं दी गई। गुलामी की प्रथा ऐसे ही चलती रही। ठीक है। इटली की कुल आबादी उस टाइम 75 लैक्स थी। उसमें से लगभग 30 लाख जो थे वो दास थे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरे साम्राज्य में ही ऐसी ही स्थिति थी। मतलब कहीं कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे दासों की संख्या ज़्यादा थी, कुछ ऐसे भी इलाके थे जहाँ पे दासों की संख्या कम थी। ठीक है बेटा। और उन दिनों जो दास होते थे उनको पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। मतलब दासों में इन्वेस्ट किया जाता था, जैसे हम आज के टाइम में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर कोई धनी व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है तो वो इन्वेस्ट करता है ना। तो ऐसे ही उस टाइम दासों को खरीदा जाता था, उनमें इन्वेस्ट किया जाता था। और दासों से बहुत सारे काम कराए जाते थे, चाहे वो घरेलू श्रम हो, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम कराना हो, चाहे वो बागानों में काम करवाना हो। तो बहुत सारे काम कराए जाते थे दासों से, और उनको बहुत ज़्यादा कड़े निरीक्षण में भी रखा जाता था उस टाइम। और बेटा एक और तो जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो दासों के साथ बहुत ज़्यादा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। और दूसरी जगह जो साधारण लोग थे, जो आम जनता थी, वो उनके प्रति, दासों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति भी रखती थी। ठीक है। और बेटा जब पहली शताब्दी थी, जैसा कि मैंने बताया था, जो पहली और दूसरी शताब्दी का जो काल था वो शांति का काल माना जाता था। उस समय लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा कम होते थे। तो उस टाइम क्या होता था, क्योंकि ज़्यादातर जो दास होते थे वो किनको बनाया जाता था, जब लड़ाई झगड़े होते थे उनमें जो लोग हार जाते थे उनको दास बना लिया जाता था। लेकिन जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने लगी, मतलब शांति का समय था वो, और लड़ाई झगड़े भी कम होने लगे, तो जो जो लोग दासों का इस्तेमाल करते थे श्रम के रूप में, उनको क्या था, दास कम मिलने लग गए थे। ठीक है। तो उन्होंने अपनी दासों की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए दास प्रजनन को बढ़ावा दिया। दास प्रजनन क्या होता था? दास प्रजनन देखो, आपके यहाँ पे साइड में भी लिखा है कि गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। मतलब जो महिला और जो पुरुष होते थे उनको प्रोत्साहित किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, जिससे कि जो उनके बच्चे होंगे वो भी आगे दास ही बनते थे। ठीक है। और वहाँ पे क्या नाम, वेतनभोगी जो मजदूर होते थे उनको भी ऐसे विकल्पों को भी चुना गया। मतलब ऐसे मजदूरों को भी काम पर, श्रम के में लगाया जाता था, काम पर लगाया जाता था, जिनको वो वेतन देते थे। ठीक है। और जो ये वेतन भोगी मजदूर होते थे ये दासों से सस्ते पड़ते थे, क्योंकि इनको तो सिर्फ वेतन ही देना पड़ता था और इनको आसानी से छोड़ा भी जा सकता था और जब ज़रूरत पड़ने पर रखा भी जा सकता था। लेकिन जो दास होते थे, जो गुलाम श्रमिक होते थे, या दास, गुलाम श्रमिकों को दास भी बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं हम। एक तो हम दासों की बात कर रहे हैं जिनको गुलाम श्रमिक भी बोला जाता है, और एक दूसरे हो गए वेतनभोगी मजदूर। वेतनभोगी मजदूर जिनको वेतन दिया जाता था और उनको रखा, मतलब छोड़ भी दिया जाता था, और बाद में जब काम पड़ता था उनको रख भी लिया जाता था। ठीक है। तो बेटा जो वेतनभोगी मजदूर थे वो सस्ते पड़ते थे। क्यों? क्योंकि जो गुलाम श्रमिक होते थे, जो दास होते थे, उनको वर्ष भर रखने के लिए भोजन भी देना पड़ता था, उनका पूरा खर्चा उठाना पड़ता था, जिससे क्या होता था, गुलाम श्रमिकों को रखने की जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ,
जो ये गुलाम मजदूर थे धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आने लग गई। स्पेशली जो पूर्वी प्रदेशों के देश थे वहाँ पे तो ऐसा ही हुआ था। मतलब कृषि क्षेत्र में अब वेतनभोगी मजदूरों को ज़्यादा लगाया जाने लगा, क्योंकि वो सस्ते पड़ते थे इन कंपैरिजन टू गुलाम मजदूर जो दास होते थे। और बेटा जब इन दासों को मुक्त किया जाता था तो जो इनके मालिक होते थे वो उनको क्या नाम बड़ी संख्या में, जैसे कि वो अपना व्यापार चलाने के लिए उनको पूंजी भी देते थे। या कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता था कि उनके जो मालिक होते थे कि वो पूरा का पूरा कारोबार उनको ही सौंप देते थे। और बेटा जो ये दास होते थे या जो ये मुक्त मजदूर मतलब जो मजदूर होते थे वेतनभोगी मजदूर, उन पर निरीक्षण भी रखा जाता था उस टाइम। तो उस टाइम निरीक्षण रखने के लिए मतलब उनका पूरा उन पे देख रेख रखने के लिए जो ये मजदूर होते थे इनको छोटे छोटे दलों में, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता था, जिससे कि अच्छे से उनके ऊपर निरीक्षण रखा जा सके। ठीक है। और कभी कभी तो ऐसे भी मतलब सुनने में आता था कि जो दास होते थे उनके पैरों में जंजीर डालकर उनको रखा जाता था, जिससे कि वो अपनी मर्जी से कहीं भाग ना जाए। इस वजह से उनको जंजीरों में रखा जाता था। और बेटा एक लेखक हैं जिनका नाम है प्लिनी। ठीक है, प्लिनी नाम है उनका, सॉरी। और उन्होंने ये बताया है कि सिकंदरिया की एक फैक्ट्री थी, फ्रैंकिनसेंस यानी सुगंधित राल बनाने की फैक्ट्री। ठीक है। वहाँ पे मतलब उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो ये दास होते थे, जो ये कामगार होते थे, कामगार मतलब मजदूर, उन पे इतना कड़ा निरीक्षण रखा जाता था कि जो वो एप्रन पहनते थे, जैसे काम करने के लिए जो भी वो ड्रेस पहनते थे उस पर एक सील लगा दी जाती थी। और उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना होता था। और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। इतना मतलब कड़ा निरीक्षण उनके ऊपर रखा जाता था। वो सील लगा देते थे जिससे कि ये पता चल जाए कि ये हमारे मजदूर हैं, और जिससे कि वो कहीं कभी भाग ना पाए। ठीक है। यहाँ पे फ्रैंकिनसेंस की डेफिनेशन भी दे रखी है कि एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल है, इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता है। मतलब एक खुशबू वाली चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल ये धूप, अगरबत्ती, इत्र बनाने के लिए करते हैं। इसे बोसवेलिया वेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। जो ये सुगंधित राल है वो एक पेड़ से प्राप्त की जाती है जिसका नाम है बोसवेलिया। इस पेड़ के तने में बड़ा छेद करके इसके रस को बाहर बहने दिया जाता है और रस सूखने पर राल प्राप्त की जाती है। जब रस सूख जाता है तो एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसको राल बोलते हैं। फ्रैंकिनसेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अरब प्रायद्वीप से आती थी। ठीक है। और बेटा 398 के कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा भी जाता था। मतलब उन पे इतना कड़ा निरीक्षण रखा जाता था कि उन पे उनको दागा भी जाता था। उनकी स्किन को मतलब स्टैंप भी लगाई जाती थी, ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। और कभी कभी तो जो उनके मालिक होते थे वो कामगारों के साथ एक ऋण संविदा के रूप में एक साइन भी करवाते थे उनसे, जिससे कि वो हमेशा के लिए जो ये काम करने वाले जो मज़दूर हैं हमेशा के लिए अपने मालिक के कर्जदार बने रहें और वो कभी भाग ना सकें। और कभी कभी तो ये भी होता था कि जो बेचारे जो गरीब माँ बाप होते थे वो खुद ही आत्मसमर्पण कर देते थे। मतलब खुद ही अपने बच्चों को मजदूर के रूप में भेज दिया करते थे, क्योंकि उनका जो परिवार होता था गरीब होता था, तो अपने परिवार को चलाने के लिए वो अपने बच्चों को 25 वर्षों के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे, जिससे कि उनको थोड़ा सा पैसा मिल जाए उससे।
ठीक है बेटा, कुछ दस्तावेजों से हमें यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 6ठी शताब्दी तक किया हुआ था, जितना भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र था, स्पेशली जो उसका पूर्वी भाग था, वहाँ पे वेतनभोगी श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में फैल गई थी। मतलब जो वेतनभोगी श्रमिक थे वो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कामों के लिए वो लगाए जाने लग गए थे।